नमस्कार प्यारे दोस्तों, आरआरएम एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टॉपिक देख रहे हैं। आज हम इस टॉपिक पर संचार की प्रक्रिया या कम्युनिकेशन प्रोसेस देखेंगे। इसके पहले हमने 3 लेक्चर देख लिए हैं और पिछले सेशन में आए हुए प्रश्नों को भी हमने एनालिसिस किया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है तो जाकर इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, जाकर देख लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में लाभ हो सके। तो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए सीधे हम टॉपिक पर आते हैं ताकि जल्दी से ख़त्म करें और इसी बेस में जो प्रश्न आते हैं ठीक है। तो आज का टॉपिक है संचार की प्रक्रिया या कम्युनिकेशन प्रोसेस। संचार की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह अपने विचारों, सूचनाओं, भावनाओं और संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यह एक सक्रिय या दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता शामिल होता है। रिसीवर, सेंडर या रिसीवर होता है। ठीक है। संचार की प्रक्रिया के मुख्य घटक क्या हैं? घटक भी उसका विवरण है। प्रेषक मतलब सेंडर होना चाहिए, जो व्यक्ति या संस्था संदेश को प्राप्त करता है। ठीक है। सेंडर प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है। तो प्रेषक वह होता है जो क्या है, किसी मैसेज को भेजता है। विचार या मैसेज, जो सूचना, विचार या भावना या आदेश भेज रहा है। सांकेतिकरण या इनकोडिंग, विचार को शब्दों, संकेतों और चित्रों या प्रतीकों में बदलना या इनकोडिंग कहते हैं। माध्यम, किस माध्यम से हम दे रहे हैं उसी को चैनल कहते हैं। किस माध्यम से हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। वह माध्यम जिससे संदेश भेजा जाता है, जैसे भाषा, लेखन, टेलीफोन या इंटरनेट। ठीक है, ये आपका माध्यम हो गया। संदेश का प्रेषण, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, संदेश को माध्यम के द्वारा भेजा जाता है। किस माध्यम से भेजा जाता है। ठीक। विक्रमण या डिकोडिंग, फिर संदेश को समझना और उसकी व्याख्या करना। ठीक है। जो रिसीवर होता है वो संदेश को समझता है, फिर उसको भेजता है। प्रतिक्रिया, फीडबैक, प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को दी गई प्रक्रिया जिससे पता चलता है कि संदेश समझा गया है या नहीं। जब तक कोई भी प्रतिक्रिया हमारे तक आती नहीं, सेंडर भेजा गया मैसेज या कोई भी बात, जब उसका फीडबैक नहीं मिलता है तब तक हम अपने संदेश को प्रभावी नहीं कर सकते हैं। बाधाएं क्या क्या आती हैं संचार में आने वाली रुकावटें, जैसे शोर हो गया, भाषा की समस्या कि जो भाषा हम बोल रहे हैं दूसरा वो समझ रहा है कि नहीं वो समझ रहा है, ये भी बाधाएं हैं। भावनात्मक रुकावटें, कोई भी विचार हैं, क्रोध मन से कहा गया तब भी वो भाषा उतना प्रभावी नहीं होगा, हमारे विचार इतने प्रभावी नहीं होंगे। ठीक है। तो ये रुकावटें हो सकती हैं, बैरियर हो सकते हैं, बाधाएं हो सकती हैं। शोर, भाषा की समस्या, भावनाएं, रुकावटें। ठीक, ये हमारा क्या है, घटक हैं। कम्युनिकेशन के घटक एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। एक चार्ट के माध्यम से प्रेषक होता है, सेंडर, संदेश, मैसेज, संकेतीकरण, कोडिंग करना। माध्यम, किस माध्यम से भेज रहे हैं, ग्रहणकर्ता, प्राप्तकर्ता, रिसीवर, विकर्ण समझना। अब प्रतिक्रिया की उसका फीडबैक, जब क्या है, ये आपका माध्यम चलता है। जब तक फीडबैक, आपकी प्रतिक्रिया मिलती नहीं है तब तक वो संदेश प्रभावी नहीं होगा। फिर इसके बाद बाधाएं, क्या क्या बाधाएं होती हैं, बाधाएं क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, रुकावटें होती हैं। फिर इसके बाद क्या है, उदाहरण देखेंगे कि एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय एक विषय समझाते हैं तो शिक्षक क्या हो गया, प्रेषक, पढ़ाया गया विषय संदेश हो गया। बोली और भाषा, संकेतीकरण हो गया। कक्षा में बोली गई बात माध्यम हो गया। छात्र ग्रहणकर्ता होता है, छात्र विषय को समझते हैं। विक्रमण, छात्र प्रश्न पूछते हैं या उत्तर देते हैं। प्रतिक्रिया,
फीडबैक क्या, जब तक हम किसी चीज़ को पूछेंगे नहीं कि कोई भी चीज़ का हम कमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक को प्रभावित कर रहे हैं, आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब तक, इसीलिए कहते हैं ना, कमेंट किया करो। क्या करना? कमेंट किया करो, ताकि प्रभाव मालूम चले कि मेरे वीडियो अब तक किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तो कैसे अनुभव होगा। अब देखो बाधाएं क्या क्या होती हैं। संचार की बाधाएं। संचार की प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं जो संदेश के प्रभावी आदान प्रदान को रोकती है या प्रभावित करते हैं। हम निम्न प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे भाषागत बाधाएं, अलग अलग भाषाओं या शब्दों का प्रयोग समझने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। जटिल या तकनीकी समस्याओं का उपयोग, गलत अनुमान या अर्थ का भ्रम। अब देखो ये जो टॉपिक है, यह हमने थ्योरी दिया है, इसी बेस में प्रश्न बने हैं। पिछले सेशन के जो वो हैं, हमने वीडियो बनाए हैं, उसमें देख लीजिए कि किस तरह प्रश्न आते हैं। ठीक है, यह है, आप चाहेंगे तो PDF तो हम PDF भी भेज देंगे। ठीक, मगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब PDF की मांग करिए, तभी तो भेज पाऊँगा, नहीं तो मैं कैसे समझूंगा कि हम मेरे वीडियो आपको प्रभावित कर रहे हैं। हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को अंग्रेजी में दिया गया संदेश समझने में न आना। फिर इसके बाद क्या है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल। चिंता, भय, पूर्वाग्रह, असुरक्षा की भावना आदि संचार को प्रभावित करते हैं। अगर श्रोता या वक्ता तनाव में हो तो संदेश ठीक से न भेजा जा सकता है, न समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में हो तो वह सामने वाले को बातों को गलत समझ सकता है। ठीक है, यदि कोई कुछ चीज़ें क्रोध से बोली गई हैं तो वो क्या है, आप लोग गलत समझ उसका अर्थ निकाल लेंगे और फिर प्रश्न नहीं पूछेंगे। मगर ऐसा नहीं है, कभी कभी मानसिक प्रेशर होता है, इसलिए गुस्से में शब्दों का प्रयोग भी हो जाता है। उस गुस्से में आप लोग किसी फीडबैक नहीं देंगे या पूछेंगे नहीं तो फिर आपका ही नुकसान होता है, दूसरे का नहीं, क्योंकि आप उस चीज़ से दूर भाग रहे हैं, जानकारी से। मूल्यों, प्रतीकों आदि में भिन्नता, व्यवहार या शब्दों का अर्थ एक संस्कृति में अलग और दूसरे में अलग हो सकता है। किसी संस्कृति में आँख से आँख मिलाकर बात करना सम्मान माना जाता है तो किसी में यह अपमान हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, आर्थिक व सामाजिक बाधाएं, इकोनॉमिक और सोशल बैरियर। देखो, बैरियर शब्द आ जाए तो क्या बाधाएं होती हैं, इंग्लिश में उसको बैरियर कहते हैं, बाधाएं। शिक्षा का स्तर, सामाजिक हैसियत, आर्थिक स्थिति आदि भी प्रभाव डालते हैं। गरीब या शिक्षित व्यक्ति तक सही जानकारी न पहुंच पाना, वो भी एक बाधाएं होती हैं। फिर इसके बाद तकनीकी बाधा, इंटरनेट का ना होना, नेटवर्क की समस्या, खराब सॉफ्टवेयर, जैसे कभी कभी मेरे वीडियो रुक के भी आते होंगे या आवाज़ भी धीमी आती होगी, तो यह तकनीकी समस्याएं हैं। ठीक है, आगे देखें, धारणा संबंधी बाधाएं, परसेप्शनल बैरियर्स, सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है उसे हम अपनी पूर्व धारणा या अनुभव के अनुसार समझते हैं। ठीक है, आगे देखें, यदि हम किसी को पहले से अहंकारी मानते हैं तो उसकी हर बात हमें घमंड वाली ही लगेगी। यही बात है कि यदि पहली बार हम जिस व्यक्ति को जिस रूप में देखते हैं, हम वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है, हम उसको उसी नज़रिए से देखने लगते हैं। मगर ये भी नहीं समझते हैं कि हो सकता है हम पहली मुलाकात में हम जो उसका आकलन नहीं किया कर सकते। ठीक, इसीलिए कहते हैं ना कि जिस रूम में हम देख रहे हैं हम उसी रूम में अपने माइंड सेट कर लेते हैं। आगे देखें,
इन बाधाओं को पहचान और समाधान से ही प्रभावी और संवाद संभव हो सकता है। अब आगे देखते हैं। प्रोसेमिक्स शब्द का अर्थ व्यक्तिगत, सामाजिक अंतराल या दूरी जो हम दूसरे लोगों के साथ संवाद करते समय बनाए रखते हैं। यह सामाजिक विज्ञान और संचार के अध्ययन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। प्रोसेमिक्स यह बताता है कि लोग अपनी व्यक्तिगत जगह को कैसे निर्धारित करते हैं और दूसरों से कितनी दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। यह सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत स्वभाव के आधार पर भिन्न हो सकता है। ठीक है। अब फिर इसके बाद प्रोक्सेमिक्स के आयाम क्या है। इंटीमेट जोन दूरी लगभग 0 से 45 सेंटीमीटर या 0 से 18 इंच दूरी। विशेषताएं क्या है। यह दूरी आमतौर पर सबसे करीबी रिश्तों में होती है, जैसे प्रेमी, पति पत्नी और परिवार के सदस्य। इस क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत ही निजी और व्यक्तिगत माना जाता है। उदाहरण जैसे गले लगना, हाथों से पकड़ना या किस करना। ये क्या है, प्रोक्सेमिक्स के आयाम है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर क्या है, पर्सनल जोन। पर्सनल जोन क्या है, दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर से 1.2 सेंटीमीटर या 18 इंच से 4 फीट की दूरी में जो बातें होती हैं या संबंध होता है उसको हम पर्सनल जोन कहते हैं। जैसे विशेषताएं क्या है, यह दूरी मित्रों, परिवार के अन्य सदस्यों या परिचितों के साथ होती है। इस सीमा में लोग आराम से संवाद कर सकते हैं, लेकिन ये अत्यधिक व्यक्तिगत नहीं होती है। उदाहरण के जैसे दोस्त के साथ बातचीत करते हुए किसी को मार्गदर्शन देते हुए। फिर इसके बाद क्या है सोशल जोन। दूरी लगभग 1.2 मीटर से 3.4 मीटर। देखो ये याद रखना, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए, ठीक है, याद रखना। 4 फीट से 12 फीट तक। विशेषता का यह दूरी कार्यस्थल या औपचारिक संवाद के दौरान अब आ सकता है। प्रश्न बन सकता है औपचारिक संवाद के लिए किस जोन में के लिए प्रभावी होता है, तो आपका क्या है, सोशल जोन। यहाँ लोग आपस में कम व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन खुले और तौर पर संवाद कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, पब्लिक जोन। जैसे कार मीटिंग, सहकर्मी से बातचीत। फिर इसके बाद पब्लिक जोन क्या है, पब्लिक जोन में दूरी लगभग 3.6 मीटर या 12 फीट से अधिक। विशेषता, इस दूरी में संवाद अधिकतर एक तरफा होता है, जैसे मंच पर भाषण देना या बड़े समूह में संवाद करना। इस सीमा में कोई भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं करता है। उदाहरण जैसे मंच पर प्रस्तुति या सार्वजनिक भाषण। प्रोसेमिक्स के प्रभाव क्या हैं, संस्कार और विभिन्न सांस्कृतिकों में प्रोकेमिक्स के पैटर्न अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ संस्कृतियों में लोग एक दूसरे के करीब खड़े होते हैं, जबकि अन्य में व्यक्तिगत दूरी को अधिक महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत भावनाएं, यह व्यक्ति की भावनाओं को भी व्यक्त करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर आपसे बहुत पास खड़ा हो तो वह आपको महत्वपूर्ण मान सकता है, जबकि बहुत बनाना दूरी और अनचाहेपन का संकेत हो सकता है। समाज, कार्यस्थल। प्रोक्सेमिक्स कार्यस्थल पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अति नज़दीक होना अनौपचारिकता या अजनबियत का प्रतीक हो सकता है, जबकि उचित दूरी बनाए रखना पेशेवरता का संकेत है। फिर इसके बाद संचार पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। संचार पर क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव। सही दूरी बनाए रखकर एक अच्छा और आरामदायक संवाद स्थापित किया जा सकता है। यह एक व्यक्ति की सहजता और आराम को भी दर्शाता है। नकारात्मक प्रभाव क्या है, यह दूरी बहुत कम या बहुत अधिक होती है तो यह असुविधा, गलतफहमियों का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए बहुत करीब खड़े होना यह किसी को असहज कर सकता है, जबकि बहुत दूर खड़ा होना अनदेखी या अजनबियत का संकेत होता है, अजनबी का संकेत होता है। अब इसके निष्कर्ष क्या हैं,
ये भी देखते हैं। क्या है निष्कर्ष? हमारी संवाद शैली सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रभावी करता है। यह न केवल शारीरिक रूप से हमारी दूरी को नियंत्रित करता है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति और सामाजिक आस्थाएं और भावनाएं भी प्रकट करता है। सही प्रोक्सेमिक्स का उपयोग प्रभावी संचार या रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। ठीक, आगे देखें। अब इसके कुछ और भी नियम हैं, जैसे हैप्टिक्स। क्या है परिभाषा? क्या है हैप्टिक्स? शारीरिक स्पर्श को छूने की विधि है जो संवाद में शामिल होती है। यह शरीर की सतह पर स्पर्श के विभिन्न रूपों से संबंधित है, जैसे कि हाथ मिलाना, गले लगना, थपथपाना आदि। ये हैप्टिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न बन सकते हैं। प्रकार क्या किया जाता है? सांस्कृतिक स्पर्श। विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न प्रकार के स्पर्श होते हैं। सामाजिक स्पर्श औपचारिकताओं के तहत, जैसे हाथ मिलाना, ये भी क्या है? एक हैप्टिक्स है। प्रभाव क्या पड़ता है? हैप्टिक्स के माध्यम से हम दूसरे के साथ अपनी सामीप्यता, समर्थन या रिश्ते को प्रकट करते हैं। यह अक्सर भावनाओं या रिश्तों को मजबूत करने का काम करता है। ठीक। क्यूलिक्स परिभाषा। क्यूलिक्स आँखों के संपर्क और आँखों की अभिव्यक्ति से संबंधित होता है। ठीक है, किससे संबंधित होता है? आँखों के संपर्क। इसमें किसी ईमानदारी का दर्शा सकता है। आँखों की टेंशन संकोच या दबाव का संकेत हो सकता है। और इसके प्रभाव क्या हैं? क्या क्या प्रभाव डाल सकता है ऑक्यूलिक्स में? ऑक्यूलिक्स के द्वारा हम अपनी दिलचस्पी, संकोच, गुस्से या आत्मविश्वास को व्यक्त करते हैं। आँखों का संपर्क एक मजबूत या प्रभावशाली संवाद उपकरण है। ठीक, आगे देखा पैरा लैंग्वेज। ये देखो, इसका प्रश्न बना था पिछले सेशन में। परिभाषा क्या है? पैरा लैंग्वेज उस आवाज़ के स्वर, देखो इसमें ध्वनि के, पैरा लैंग्वेज क्या है? ध्वनि संबंधित, उच्चारण, गति या आवाज़ के अन्य पहलुओं से संबंधित है। ठीक, ऑक्यूलिक्स किससे है संबंधित है? आँखों से। और पैरा लैंग्वेज किससे संबंधित? आवाज़ से। इन पहलुओं से संबंधित है जो शब्दों के अलावा संवाद में शामिल होते हैं। यह वह सब कुछ है जो शब्दों के साथ या बिना उनके संवाद को प्रभावित करता है। प्रकार क्या है? स्वर की गति, जैसे कि तेज या धीमी गति, धीमी आवाज़। स्वर की ऊंचाई, उच्च स्वर या का मतलब उत्तेजना या उत्साह, जबकि कम स्वर का निराशा या गंभीरता को दर्शा सकते हैं। स्वर का तनाव, आवाज़ में तनाव या संकेत दे सकता है कि व्यक्ति गुस्से में है या चिंतित है। फिर इसके बाद रुक रुक कर बोलना, रोक रोक कर बोलना, यह संकोच या सोचने के संकेत हो सकते हैं। प्रभाव, पैरा लैंग्वेज हमारे संवाद की गहराई या संभावनाओं को प्रकट करते हैं। इसमें शब्दों का प्रभाव या संदेश बदल सकता है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? काइनेसिक्स। काइनेसिक्स में देखते हैं परिभाषा क्या है। काइनेसिक्स शारीरिक आंदोलनों और शरीर की स्थितियों से संबंधित है। ठीक है, जैसे हाथों का इशारा, सिर का झुकना, चेहरे या पूरे शरीर का हाव भाव। प्रकार क्या है? हाथों या उंगलियों के इशारे किसी के विचारों, अनुमोदन या असहमत को व्यक्त करने के लिए। चेहरे का भाव, जैसे हंसी, गुस्सा या चिंता व्यक्त करने के लिए। शरीर की स्थिति, शरीर की स्थिति बताती है कि व्यक्ति आत्मविश्वासी है या घबराया हुआ है या आराम से है। फिर इसके बाद चलने का तरीका, तेज चलना आत्मविश्वास को दर्शाता है, जबकि धीमी गति से चलना संकोच या थकावट का संकेत हो सकता है। प्रभाव क्या है काइनेसिक्स का? शरीर आंदोलन के माध्यम से हमारे भावनाएं, विचारों और आस्थाओं को व्यक्त करने का एक प्रमुख तरीका है। ये संवाद को स्पष्ट और प्रभावी बना सकता है। ठीक है,
आगे देखें संक्षिप्त में क्या है। देखो संक्षिप्तता भी दिए हैं कि हैप्टिक्स का मतलब क्या होता है। शरीर स्पर्श के माध्यम से संचार, आकुलिक्स के आँखों का संपर्क या अभिव्यक्तियों से संचार, पैरालैंग्वेज शब्दों के अलावा आवाज़ की विशेषता, स्वर की गति, ऊंचाई या तनाव। काइनेसिक्स का मतलब शरीर के हाव भाव, मुद्राएं गति को संवाद में शामिल करती हैं। अब देखते हैं क्या है 7C मतलब कम्युनिकेशन की 7C 7C का क्या तात्पर्य है। ये आएंगे में एग्जाम में आएंगे कि 7C क्या है। एक संचार सिद्धांत है जो प्रभावी और स्पष्ट संचार को सुनिश्चित करने के लिए 7 महत्वपूर्ण तत्वों का दर्शाता है। ये तत्व क्या है, जैसे क्लियरनेस स्पष्टता, संचार में स्पष्टता आवश्यक है। संदेश को संक्षेप और सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे उसे आसानी से समझा जा सके। देखो ये जो 7C हैं, 7C के जो फुल फॉर्म है उनके बारे में बताया गया है, ध्यान से देखना क्योंकि एग्जाम में 1-2 प्रश्न बनेंगे। कॉन्शियसनेस संक्षिप्तता क्या है, संचार को संक्षिप्त या संपूर्ण बनाना चाहिए बिना कोई अप्रासंगिक जानकारी दिए, केवल आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर इसके बाद तीसरा नंबर क्या है, कंसंट्रेटनेस ठोसता, माने कितने दृढ़ता से हम बात कर सकते हैं। कंसंट्रेटनेस और जा सके। फिर इसके बाद करेक्टनेस माने करेक्टनेस सत्यता, संचार में व्याकरण शब्दों या तथ्यों की सत्यता महत्वपूर्ण होता है। ये सही जानकारी देना, गलत जानकारी या गलत भाषा से भ्रम उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कंसीडरेशन ध्यान देना, श्रोता या रिसीवर के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संचार करना चाहिए। उनके दृष्टिकोण विश्वास ज्ञान स्तर के हिसाब से संदेश तैयार करें। फिर इसके बाद 6 नंबर क्या, कंप्लीटनेस क्या, पूर्णता, संदेश में सभी आवश्यक जानकारी शामिल होनी चाहिए ताकि श्रोता को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, उसे किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता ना पड़े। ठीक, फिर इसके बाद कोर्टसी माने निर्मता, माने संचार करते समय शालीनता और आदर बनाए रखने चाहिए। संवेदनशीलता और अच्छे व्यवहार के साथ संवाद को सकारात्मक दिशा में रखा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने टॉपिक वाइज सारे थ्योरी को देख लिया है। अब इसके बाद हम MCQ करेंगे, 2 लेक्चर लेंगे, फिर इसके बाद एक मैराथन लेंगे, 3 लेक्चर और लेंगे। अब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद एक मैराथन लेंगे लगभग 28 या 29 तारीख को, ताकि आप सभी को उस मैराथन का लाभ मिल सके। ठीक है, ताकि आपकी बैक न लगे। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको इस बार एग्ज़ाम में बैक न लगे। ठीक, क्योंकि बैक लगने से आपका नुकसान होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को के पास शेयर करिए ताकि सभी को इस टॉपिक का या इस सिलेबस का, इस कोर्स का लाभ मिल सके, क्योंकि अधिकतर इस कोर्स में बैक लगती हैं। ठीक है, तो बैक ना लगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।